हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल क्वेश्चन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं इस समय कि भाई जो बिलो नॉर्मल मानसून इस समय हमको देखने को मिल सकता है, और ऐसा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है, जो हमारा मौसम विभाग जिसको हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, ये अल नीनो का जिक्र क्यों हो रहा है और क्या इससे इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया को। ठीक है, तो हुआ क्या है कि अभी आईएमडी ने, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ फोरकास्ट निकाले हैं अपने, और उसमें कहा है कि भैया हम बिलो नॉर्मल इस साल रेनफॉल देखने वाले हैं इस मानसून्स में, और लगभग 96% से बिलो, और लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होगा हमारा वो बिलो 96% होने वाला है। हालांकि बिलो नॉर्मल होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, बट बिलो नॉर्मल होगी। तो इसका जो लाइकली इमरजेंस देखने को मिल रहा है वो अल नीनो का देखने को मिल रहा है कि अल नीनो कंडीशंस बन रही हैं जून के बाद, जिसकी वजह से जो 6 आउट ऑफ 10 अल नीनो ईयर्स होते हैं वो डेफिशिएंट रेनफॉल में हमको दिखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट रेनफॉल होती है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अल नीनो इफेक्ट की वजह से हमको बिलो नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो अल नीनो क्या होता है? अच्छा, अल नीनो मैं यहाँ बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अल नीनो की एक पहले ही वीडियो, डिटेल वीडियो डाल रखी है। अल नीनो का पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझना हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे नीचे अवेलेबल है, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। तो चलिए ब्रीफ में जान लेते हैं कि बेसिकली अल नीनो क्या होता है। अल नीनो होता ये है कि उसमें जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन होता है, जो पेरिवियन कोस्ट पे, वो क्या होता है कि वो वार्म हो जाता है। ठीक है, बेसिकली वो कोल्ड होता है हमेशा, बट अल नीनो की कंडीशन में वो वार्म हो जाता है, और वार्म होने की वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। और वार्म टू कोल्ड जाना होता है, तो वार्म टू कोल्ड ना जा, बेसिकली कोल्ड टू वार्म आती हैं जो धाराएं, वो कोल्ड टू वार्म आने की बजाय वार्म टू कोल्ड जाने लगती हैं, क्योंकि जहाँ कोल्ड बनना था वहाँ वार्म हो जाता है, जहाँ वार्म बनना था वहाँ कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा डिस्ट्रप्शन हो जाता है अल नीनो की वजह से। तो आइए जो इम्पैक्ट है इंडिया का वो देख लेते हैं, क्योंकि ला लीना अगर इसके अपोजिट कुछ फॉर्म होता है तो उस समय हमको गुड मानसून देखने को मिलता है। ये अल नीनो का ही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी हमने उसको डिस्कस कर लिया डिटेल में, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वीक मानसून और अल नीनो का इम्पैक्ट होता क्या है। होता यह है कि हमारे इंडियन मानसून का जो इम्पोर्टेंस है वो गड़बड़ाता है। जैसे इंडियन मानसून क्या करता है कि जो बेसिकली इकोनॉमिक बैकबोन है हमारी, ठीक है, क्योंकि कोविड में भी हमारी हर इकोनॉमी ने बैड परफॉर्म किया था, बट इकोनॉमिक इकोनॉमी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इसने बूम किया था, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो उस लिए हम देखते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा जो 50% एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है। रेन फेड मतलब रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है इसका, ये रूरल लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि रूरल जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से ही चलती है। और जो बारिश होगी, बारिश का इंपॉर्टेंस यानी मानसून का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये रिचार्ज करता है तीन तीन चीज़ों को। क्या क्या? सबसे पहले तो रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को, फिर जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स जैसे पॉन्ड्स और लेक्स हो गए, उनको भी रिचार्ज ही करता है। और ऑब्वियसली रिवर्स में धाराएं बनी रहें, पूरा बाकायदा पानी उसमें बना रहे, उसके लिए भी हमारा मानसून उसको रिचार्ज करता है। तो ये दिक्कत है। और एनर्जी लिंक्स ऑब्वियसली मानसून की वजह से बने रहते हैं, क्योंकि अगर नदियों में पानी भरा हुआ नहीं होगा, पानी का बहाव बहुत धीरे हो जाएगा, तो जो हम हाइड्रो पावर जनरेशन करते हैं वो भी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो भी डिपेंड करती है मानसून पे ही। ठीक है, अच्छा, रीजनल वेरिएबिलिटी भी कुछ चीज़ होती है भाई। रीजनल वेरिएबिलिटी क्या है? रीजनल वेरिएबिलिटी बेसिकली ये होती है कि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ रीजन्स में तो नॉर्मल रेनफॉल होगी, लेकिन जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, वो वर्स्ट इफेक्ट हो जाता है इससे। यानी ये जो एरिया हम देखते हैं, ये इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे सूखा पड़ने लगता है कई बार। तो इतना ज़्यादा डेफिशिएंट रेनफॉल हमको देखने को मिल जाती है। इसलिए मानसून जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये बहुत लीनियर नहीं है, इसलिए समझा नहीं जा सकता कि कौन से एरिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का मानसून सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, डीप डाइव करते हुए एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स ऑफ जो बिलो नॉर्मल मानसून होगी उसका। ठीक है, हमको देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर पे कैसा कैसा इम्पैक्ट हो रहा है अगर बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ द एल नीनो। तो सबसे पहले तो
खरीफ का आउटपुट बहुत लोअर हो जाएगा, जैसे राइस हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गई, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन पे, और इनका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली क्रॉप फेलियर ये होता ही है, जिसकी वजह से फार्मर डिस्ट्रेस भी हो सकता है, यानी फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और जिसका इफेक्ट हमको ड्राई लैंड रीजन्स में देखने को मिल सकता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यूज हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो इनकी रिवर्स भी होती हैं वो भी मानसून पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि पेरेनियल रिवर्स होती हैं यहाँ पे। चलिए ये भी देख लिया। फिर कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रूरल डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एफएमजीजी है, ट्रैक्टर्स हैं, उनको ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर जीडीपी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन्फ्लेशनल प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी मेजर्स जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक कर जाता है अगर सप्लाई की कमी होती है तो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली फिर फूड सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन हम सब देखेंगे। अगर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वेजिटेबल और पल्सेस के प्राइस तुरंत राइज करने लगेंगे, जिसकी वजह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, और गवर्नमेंट का जो बफर स्टॉक है उसको रिलीज़ करना होगा, और उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऑब्वियसली फिर वाटर स्कैरसिटी, तो जैसे कि हम जानते ही हैं वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती हैं, क्योंकि रिजर्वायर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंटेंसिफाई हो जाता है, वैसे ही बहुत कम है, कम होता चला जा रहा है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। फिर एनर्जी सेक्टर, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि भाई हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि नदियों का बहाव कम हो जाता है, उसमें पानी कम हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन कोल, भाई ऑब्वियसली हाइड्रो पावर जनरेशन अगर नहीं होगा तो हमको कोल के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, और इम्पोर्टेड फ्यूल जो कि इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है जिसकी, उस पर भी हमको रिलाई करना पड़ेगा। और फिर यही दिक्कत होती है सोशल इम्पैक्ट के साथ, कि भाई फार्मर्स इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। रूरल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ जाएगा सिटीज़ की तरफ, कि भाई अब चलो शहर में ही देखेंगे, कुछ लेबर का काम करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो और जिसकी वजह से माइग्रेशन टू सिटीज़, फिर सिटीज़ के ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी पूरा एक लूप बन जाता है इस एक चीज़ की वजह से। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो हम सब जानते ही हैं कि ड्रॉट कंडीशंस आने लगेंगी, फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हीट वेव्स इतनी चलती हैं और बारिश होती नहीं है, तो फॉरेस्ट फायर्स हमको देखने को मिलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेस तो रहता ही है, क्योंकि जो जल जीव हैं हमारे, मरीन लाइफ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है इससे। अच्छा, तो बेसिकली फिर करना क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट ने भी कुछ रिस्पॉन्सेस लिए हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ रिस्पॉन्सेस हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स और कुछ मीडियम टर्म मेजर्स और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हमने गवर्नमेंट की तरफ से देखे हैं, कुछ प्रिपेयर्डनेस देखी है। जैसे ड्रॉट कंटिजेंसी प्लान्स, अभी जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं गवर्नमेंट की, वो उसने बनाए हैं, और ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जो ड्रॉट कंटिजेंसी प्लान्स हैं, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स के तौर पे गवर्नमेंट बना रही है और बनाने चाहिए उसको। फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जैसे पीएम एफबीवाई है, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अच्छी तरीके से उसको इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए ताकि गांव-गांव तक वो पहुंचे। और बफर स्टॉक्स को अपने रिलीज करना पड़ेगा, ताकि सप्लाई बनी हुई रहे, सप्लाई शॉक की वजह से फूड प्राइसेस ना स्पाइक कर जाएं। और ऑब्वियसली फिर मीडियम टर्म में जैसे इरिगेशन एक्सपेंशन हमको करना होगा, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसके लिए इरिगेशन एक्सपेंशन हमको इस तरीके से करना होगा ताकि ये गांव-गांव तक पहुंच सके। ये मीडियम टर्म है, मतलब धीरे-धीरे हमको इसको भी करते रहना होगा। और ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स हमको बनाने होंगे, जैसे कि हम बनाते हैं कई बार जो जीएमओज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होते हैं, उस टाइप से हमको ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स भी बनाने होंगे, ताकि ड्रॉट्स को थोड़ा बहुत ड्रॉट्स तो वो झेल पाए ही। ये मीडियम टर्म का हमारा गोल हो गया। फिर लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि पूरा एग्रीकल्चर ही हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट अगर हम उसको बना देते हैं तो जो वाटर कंजर्वेशन है वो भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब कुल मिला के ये है कि ड्रिप इरिगेशन किया जा सकता है, ताकि सिर्फ वहीं पौधे में पानी जाए जहाँ रिक्वायर्ड है, बाकी जगह पानी जाके फिर उसका इवेपोरेशन होना, पानी वेस्ट भी होता है और वाटर सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। फिर इसीलिए हम कुछ इस तरीके से क्लाइमेट रेजिलियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं अपना। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म हमारा गोल होगा।
और ये करना भी हमको इसलिए है कि हमको कुछ की इनसाइट्स इस तरीके से मिलती हैं कि मॉनसून वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज इसलिए हो जाती है कि हम क्लाइमेट चेंज और एनजो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा देखते हैं। बेसिकली एनजो मीन्स अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इंडिया अब भी हैविली डिपेंडेंट हो जाता है मॉनसून पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद। तो हमको इन 3 गोल्स को, यानी शॉर्ट टर्म मेजर्स, मीडियम टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स को तुरंत इम्पैक्ट में लाना होगा, ताकि हम बहुत ही अच्छा अपना क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर बना सकें। तो इसी के साथ आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।